heard many times कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि पहले जो घर का खर्चा था वो 5,000 में चल जाता था। अगर हम उनके पेरेंट्स की बात करें तो उनका खर्चा 500 रुपए में चल जाता था। तो जनरेशन टू जनरेशन ये जो चेंज है ये क्यों है, ये आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू फील आई मेक वीडियोस व्हिच गिव यू सम इंफॉर्मेशन, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इन माय लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था कि हाउ इकोनॉमिक्स रियली वर्क्स। तो उसमें हमने जो है वो दो इकोनॉमिक टर्म्स को पढ़ा था, दैट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो आज की वीडियो में जो है वो हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। यस, जो ये जनरेशन टू जनरेशन जो 10x का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? व्हेन मनी लूजेस इट्स परचेजिंग पावर एंड इट टेक more units of currency to purchase the same quantity of goods and services। मतलब महंगाई। अगर हम बेसिक टर्म्स में बोले तो इंक्रीज इन प्राइस। तो ये जो इन्फ्लेशन है इसका नॉर्मल मतलब है इंक्रीज इन प्राइस। अब ये जो प्राइस है वो इंक्रीज होता क्यों है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? अब हम धीरे धीरे उन रीजंस के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन बनती है व्हेन देयर इज अ राइज इन द प्राइस ड्यू टू राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो राइज हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है अगर वो इंक्रीज हो जाती है तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है या प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब हमारा सेकंड सिचुएशन जब बनता है जब जो डिमांड है वो ज्यादा हाई हो जाती है मार्केट में, जब जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर्स की वो ज्यादा ही इंक्रीज हो जाती है और जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो ज्यादा हाई हो जाती है मार्केट में और जो प्रोडक्ट है वो लिमिटेड है, मतलब कि उसकी सप्लाई जो है लिमिटेड है। अब इस टाइम पे प्रोड्यूसर क्या करेगा? जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो तो काफी हाई हो रखी है लेकिन जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो इस टाइम पे जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस को हाई कर देगा। तो जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम इसी चीज की स्टडी करते हैं। हम एक डेफिनेशन को यूज करते हैं इकोनॉमिक्स की, विच इज इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज। तो ये जो सिचुएशन यहाँ पर यूज हुई है इसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब जो हमारी थर्ड जो रीजन है जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है वो है जब जो गुड्स एंड सर्विस है मार्केट में उनका प्राइस हाई है तो जो लेबर है वो डिमांड करती है हाई वेजेस की ताकि जो उनकी नीड्स है वो उनको पूरा कर सके। तो इस वजह से जो है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज हो जाता है और ये साइकिल चलती रहती है और इस वजह से भी जो है वो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है और इस सिचुएशन को हम कहते हैं बिल्ड इन इन्फ्लेशन। इस सिचुएशन को हम कहते हैं बिल्ड इन इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर हमारा लास्ट रीजन है कि जब सप्लाई जो है वो एक्सेस हो जाती है, मतलब ज्यादा हो जाती है मार्केट में, तो भी जो इन्फ्लेशन है वो काफी हाई हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे जो परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर है वो ज्यादा हो जाती है और जो कंज्यूमर है वो ज्यादा डिमांड करने लगते हैं प्रोडक्ट्स की। तो इस वजह से जो है वो प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रेयर सिचुएशन भी बनती है जब जो है वो कुछ ज्यादा ही, मतलब कि एक्स्ट्रा ही एक्सेस में मनी का सप्लाई हो जाए। उस टर्म को हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन एक रेयर चांस है बट इन 1921 टू 1923 जर्मनी में ये देखा गया था कि जो उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने काफी ज्यादा ही जो मनी को है वो प्रिंट कर दिया था जिसकी वजह से जो उनका 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू हो गया था $1। कैन यू बिलीव दिस? और इसकी वजह से इन द इमेज यू कैन सी दैट बॉय इज प्लेइंग विद द बैंक नोट्स। इतना ज्यादा सप्लाई जो है वो मनी का हो गया था। अब ये जो इन्फ्लेशन है क्या ये हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहता है? क्या इस पे कोई
कंट्रोल नहीं कर सकता, इस पे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पे कंट्रोल करती है हमारी गवर्नमेंट। पर हमारी गवर्नमेंट इस पे करती कैसे है, तो ये हम अभी देखेंगे कि हाउ आर गवर्नमेंट कंट्रोल द इन्फ्लेशन। वी हैव सीन इन इन्फ्लेशन सिचुएशन द परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। मतलब कि जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो कुछ ज्यादा ही है, तो जो गवर्नमेंट है वो ऐसे मेजर्स लेगी ताकि वो जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल कर सके। तो व्हाट आर दीज मेजर्स? तो जो फर्स्ट मेजर है जो गवर्नमेंट लेती है वो है कि जो डायरेक्ट जो सप्लाई हो रहा है मनी का उसको कंट्रोल करती है। मतलब जो हमारा सेंट्रल बैंक है, इन इंडिया केस इट इज आरबीआई। तो जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो प्रोड्यूस करना कम कर देगा इंडियन रुपी नोट्स को। तो इससे जो है वो मनी जो है ज्यादा सप्लाई नहीं होगा मार्केट में। और नेक्स्ट जो मेजर्स है जो गवर्नमेंट लेती है वो है इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट बाय सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, इस वजह से जो बैंक है उनको भी जो लोन मिलता है वो हाई रेट पे मिलता है। तो बैंक हैव नो चांस, और आगे वो जो अपने कस्टमर्स को लोन देगी वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे देगी। इस वजह से जो है जो कस्टमर है उसके वो कम हो जाएंगे और जो स्पेंडिंग है लोगों की वो कम हो जाएगी। तो इस तरह जो है जो सप्लाई है मनी का वो भी कम हो जाएगा। अब एक और जो मेजर है जो गवर्नमेंट यूज करती है वो है इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। अब ये जो कैश रिजर्व रेशियो है वो एक रिजर्व है कैश का कि एक क्वांटिटी में जो है वो बैंक को अपने पास डिपॉजिट रखना पड़ता है कैश का। सपोज अगर बैंक के पास कोई कस्टमर आया है, उसने 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए हैं, तो 1000 रुपीज का जो है 20% जो बैंक है वो अपने पास डिपॉजिट रख लेगी और जो उसका 80% है वो आगे कस्टमर को एज अ लोन पास कर देगी। अगर ये कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाता है तो जो बैंक है वो आगे कस्टमर को कम लोन दे पाता है और इस वजह से भी जो कस्टमर है वो आगे स्पेंड कम कर पाता है। तो इस वजह से जो है वो मनी के सप्लाई को कंट्रोल कर पाता है हमारा सेंट्रल बैंक। अब एक और स्टेप है जिससे जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर सकती है मनी सप्लाई को, वो है इंक्रीज इन टैक्सेस। अब टैक्सेस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो इनकम टैक्स है उसको जो है गवर्नमेंट इंक्रीज कर दे, तो उससे जो है जो स्पेंडिंग है पीपल्स की वो कम हो जाएगी और वो जो है मार्केट में वो कम डिमांड को क्रिएट करेंगे। और जो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो जीएसटी है, अगर उसको भी जो है गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी तो उससे भी जो है वो कंट्रोल कर सकती है इन्फ्लेशन को। इस इन्फ्लेशन इज गुड और बैड फॉर एवरीवन। अब इन्फ्लेशन इज गुड और बैड डिपेंड करता है पर्सन पे कि हाउ दे इन्वेस्ट। अगर जो पर्सन है वो इन्वेस्ट करता है रियल स्टेट्स में, गोल्ड में, तो नॉर्मल है और हाई चांसेस है कि आगे जाके उसके जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पर पर्सन को जो है वो आगे जाके प्रॉफिट होगा, तो इन्फ्लेशन की वजह से वो जो है अपना प्रॉफिट कमा सकता है और इन पर्सन के लिए जो है वो इन्फ्लेशन एक गुड चांस है। बट अगर पर्सन जो है वो सेविंग करने लगते हैं और सेविंग को कहीं इन्वेस्ट नहीं करते और वो ऐसा जो है पेपर नोट को ही सेव करके रखते हैं, तो आगे जाके उनका लॉस ही होना है। लॉस इन द सेंस आगे जो इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो जो मनी है वो अपनी जो परचेजिंग पावर है उसको लूज कर देगा और आगे जाके जो है उनकी परचेजिंग पावर भी वो कम हो जाएगी। तो ये जो इन्फ्लेशन है इसके मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। यहाँ पर जो है अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट था वो था 5.5। क्या ये इन्फ्लेशन रेट अच्छा था? यस, जब इन्फ्लेशन रेट जो है वो माइल्ड होता है वो गुड होता है हमारी इकोनॉमी के लिए। अगर इंडिया की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट अगर 4% है या 4% के आसपास है तो उसको गुड माना जाता है इकोनॉमी के लिए।
अब हम बात करेंगे जो हमारा करंट सिचुएशन है उसमें इन्फ्लेशन का क्या रोल है। क्या इस टाइम पे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इस टाइम पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो पीपल है उन्होंने जो अपनी मनी है वो सेव करना स्टार्ट कर दिया है कि आगे के टाइम का पता नहीं क्या सिचुएशन बने। तो इस वजह से जो काफी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में उनकी डिमांड काफी कम है। डिमांड कम होने की वजह से जो बिजनेस मैन है या जो बिजनेसेस हैं वो काफी लॉस जो है वो क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज हैं उनको जॉब से निकाला जा रहा है क्योंकि उनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये जो सिचुएशन इस टाइम पे बन रही है, इस सिचुएशन की वजह से धीरे धीरे जो हमारी कंट्री है वो रिसेशन की तरफ जा रही है। तो इन दिस वीडियो हमने देखा कि इन्फ्लेशन कैसे हमारी एक पर्सन की लाइफ को इफेक्ट करता है और कैसे एक कंट्री की इकोनॉमी की लाइफ को इफेक्ट करता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड कि इन व्हाट अमाउंट इन्फ्लेशन इज गुड फॉर आवर इकोनॉमी। थैंक यू।